2 सेकंड का मौन। आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की किताब विंग्स ऑफ फायर और उनके कुछ भाषणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मकसद इन स्रोतों से ये जानना है कि शिक्षा का असली मतलब क्या है और कोई इंसान अपनी असल क्षमता तक कैसे पहुंच सकता है। तो चलिए इस गहरी पड़ताल की शुरुआत एक सीधे सवाल से करते हैं कि ऐसा लगता है कि महानता या असाधारण सफलता ये सब कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही होती है, या फिर जैसा डॉक्टर कलाम पूछते थे, क्या हर इंसान खिलने के लिए ही पैदा होता है? क्या हर बीज के अंदर एक विशाल पेड़ बनने की संभावना नहीं होती? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है, और शायद हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था इसी एक सवाल के आसपास घूमती है। इसी बात को समझने के लिए चलिए इतिहास का एक पन्ना पलटते हैं। राजकोट के महात्मा गांधी हाई स्कूल में आज भी एक रिपोर्ट कार्ड रखा हुआ है। ये मोहनदास करमचंद गांधी का है। अच्छा। और उस रिपोर्ट कार्ड में 8वीं कक्षा में इतिहास विषय में उनके अंक हैं 100 में से सिर्फ 38। सिर्फ 38? सोचिए, वो व्यक्ति जो आगे चलकर भारतीय इतिहास की पूरी धारा को मोड़ने वाला था, उसे इतिहास में ही औसत से भी कम अंक मिले। ये एक अजीब सा विरोधाभास लगता है। हाँ, और हमारा दिमाग तुरंत कारण खोजने लगता है कि शायद परीक्षा ठीक नहीं हुई होगी या उस दिन वो तैयार नहीं होंगे। लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। क्या गलती? हम ये मान ही नहीं पाते कि 38 अंक लाने वाला छात्र भी इतिहास बना सकता है। हम बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में उनकी शुरुआती सफलताओं में ही भविष्य के आइंस्टीन या गांधी को खोजने लगते हैं। मतलब हम चमकते हुए नंबर और मेडल को ही क्षमता यानी पोटेंशियल मान लेते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर कलाम के हिसाब से यही हमारी शिक्षा की सबसे बुनियादी भूल है। हम ये समझ ही नहीं पाते कि क्षमता और प्रदर्शन ये तो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। यानी हम बीज को उसके शुरुआती फल से ही आंकने की भूल कर रहे हैं। हम ये भूल जाते हैं कि एक बीज को खिलने के लिए सिर्फ उसकी अपनी ताकत नहीं, सही माहौल भी चाहिए। और यहीं पे डॉक्टर कलाम वो बहुत खूबसूरत उपमा देते हैं बीज और मिट्टी की। वो कहते हैं कि हर बच्चा एक बीज है जिसमें असीम संभावनाएं हैं, लेकिन वो बीज तभी खिलेगा जब उसे सही मिट्टी मिलेगी। और ये मिट्टी क्या है? ये मिट्टी है हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारा समाज, हमारा परिवार। शिक्षा का काम सिर्फ सूचनाएं देना नहीं है, बल्कि उस बीज को खिलने के लिए एक उपजाऊ मिट्टी तैयार करना है। ये तो बहुत गहरी बात है। इसका मतलब शिक्षा का असली काम नर्चर करना है। तो ये होता कैसे है? डॉक्टर कलाम हमें कहाँ ले जाते हैं इसे समझने के लिए? वो हमें ज्ञान की एक प्राचीन समझ की तरफ ले जाते हैं जो सूफी परंपरा से आती है। देखिए, उनका मानना था कि हर संस्कृति में ज्ञान पाने के रास्ते बताए गए हैं। सूफी परंपरा में ज्ञान के 4 चरण बताए गए हैं। ये हमारी आज की उलझन को काफी हद तक सुलझा सकते हैं। अच्छा, 4 चरण। चलिए इनको थोड़ा और समझते हैं। कौन से हैं ये 4 चरण? पहला चरण है शरीयत। इसका मतलब है रास्ता या नियम। ये शिक्षा की पहली सीढ़ी है, जहां बच्चे को बुनियादी ज्ञान, नियम, अनुशासन सिखाया जाता है। क्या सही है, क्या गलत, समाज के नियम क्या हैं, गणित के सूत्र क्या हैं। ये एक तरह का ढांचा है। ठीक है, ये तो समझ आता है। ये तो हर स्कूल का काम है, नियम और जानकारी देना। इसके बाद क्या आता है? दूसरा चरण है तरीकत। इसका मतलब है अभ्यास, ट्रेनिंग। जो नियम शरीयत में सीखे, अब उन्हें अमल में लाना है। मतलब ज्ञान को कौशल यानी स्किल में बदलना। जैसे संगीत के सुर ताल सीखना शरीयत है, तो घंटों उनका रियाज करना तरीकत है। बिल्कुल सही। या गणित के फॉर्मूले सीखना शरीयत है, तो उन पर 100 सवाल हल करना तरीकत है। यहाँ तक तो हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था काम करती है। नियम रटो, अभ्यास करो, परीक्षा दो। हम तो इन 2 चरणों में ही घूम रहे हैं। और समस्या की जड़ यही है। डॉक्टर कलाम के अनुसार हम रास्ते को ही मंजिल मान बैठे हैं। असली उड़ान तो तीसरे चरण से शुरू होती है, जहां तक हमारी व्यवस्था हमें ले ही नहीं जाती। और वो तीसरा चरण क्या है? तीसरा चरण है मारिफत। इसका अर्थ है आत्मज्ञान या अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन। ये वो अवस्था है जब इंसान सिर्फ नियमों और अभ्यास से आगे बढ़कर अपनी मौलिक सोच से जुड़ता है। यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है। मतलब ये वो मुकाम है जहां कोई सिर्फ नकल नहीं करता, बल्कि कुछ नया बनाता है। एग्जैक्टली। यहीं पर इनोवेशन का जन्म होता है। संगीत के उदाहरण पर लौटें तो तरीकत के स्तर पर आप किसी की बनाई धुन को बहुत खूबसूरती से गा सकते हैं, लेकिन मारिफत वो अवस्था है जब आप अपनी धुन बनाते हैं। आप नियमों से खेलते हैं, उन्हें तोड़ते हैं और कुछ नया रचते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर कलाम के शब्दों में ये अपनी जेनेटिकली एंडाउड एक्सीलेंस को बाहर लाने की प्रक्रिया है, यानी वो खूबी जो हमें पैदाइशी तौर पर मिली है उसे प्रकट करना। और चौथा चरण?
चौथा और आखिरी चरण है हकीकत, यानी परम सत्य का ज्ञान। ये ज्ञान का शिखर है, एक आध्यात्मिक अवस्था। लेकिन कलाम साहब का जोर सबसे ज्यादा तीसरे चरण मारिफत पर था, क्योंकि एक समाज के तौर पर आगे बढ़ने के लिए हमें इसी चरण तक पहुंचना होगा। अगर हम गांधी जी के उदाहरण पर वापस जाएं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्कूल में तरीक़त मतलब अभ्यास और परीक्षा के स्तर पर शायद उतने सफल नहीं थे। हाँ, लेकिन उनमें मारिफत यानी मौलिक सोच और सत्य को जानने की अपनी लगन, वो क्षमता बहुत ज्यादा थी, जिसे हमारा एजुकेशन सिस्टम पकड़ ही नहीं पाया। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। हमारी व्यवस्था तरीकत में माहिर लोगों को टॉपर बना देती है, लेकिन मारिफत की क्षमता रखने वालों को अक्सर औसत या फेल्ड का ठप्पा लगा देती है, क्योंकि उनकी सोच नियमों के खांचे में फिट नहीं बैठती। बिल्कुल। और यहीं पर भगवान बुद्ध का वो उपदेश कालाम सुत्तम में जो उन्होंने कहा था, बहुत जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा था, किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि वो परंपरा से चली आ रही है या किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है या तुम्हारे शिक्षक कह रहे हैं। उसे अपनी कसौटी पर कसो, अपने अनुभव से जानो। हाँ, और जब तुम्हें लगे कि ये सही है, तभी उसे स्वीकार करो। यही तो मारिफत की शुरुआत है, सवाल पूछना। लेकिन हमारा सिस्टम तो सवाल पूछने वाले को बागी मानता है और चुपचाप अनुसरण करने वाले को अच्छा छात्र। शिक्षा का असली उद्देश्य तो व्यक्ति को अनुयायी, फॉलोअर से निर्माता बनाना होना चाहिए। यही बात है, हम अक्सर व्यवस्था को दोष देते हैं। स्कूल ठीक नहीं, सरकार कुछ नहीं कर रही। ये बातें अपनी जगह सही हो सकती हैं। हाँ, ये तो हम हमेशा कहते हैं। लेकिन डॉक्टर कलाम यहाँ एक बहुत असुविधाजनक सवाल उठाते हैं। वो पूछते हैं कि आज का प्रतिभाशाली युवा इनोवेशन और रिसर्च के मुश्किल रास्ते की जगह मैनेजमेंट और सर्विस सेक्टर के सुरक्षित रास्ते की ओर क्यों भाग रहा है। ये एक कड़वा सच है। हम नौकरी खोजने वाले एम्प्लॉयमेंट सीकर्स क्यों बन रहे हैं, नौकरी देने वाले एम्प्लॉयमेंट जेनरेटर्स क्यों नहीं। तो अब सवाल सिर्फ सरकार का नहीं है, सवाल हमारा है। हाँ, एक समाज के तौर पे हम अपने बच्चों को सिखा क्या रहे हैं, एक सुरक्षित जीवन या एक सार्थक जीवन, अनुसरण करना या निर्माण करना। लेकिन क्या इसमें कुछ गलत है? मतलब समाज को चलाने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत भी तो है जो नियमों का पालन करें और व्यवस्था बनाए रखें। अगर हर कोई इनोवेटर बन जाएगा तो काम कैसे चलेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, डॉक्टर कलाम ये नहीं कह रहे हैं कि शरीयत और तरीकत बेकार हैं, वो बुनियाद हैं। ऑर्केस्ट्रा बजने के लिए नियमों और अभ्यास की जरूरत तो हमेशा रहेगी। हाँ, वो तो है। लेकिन एक समाज तब आगे बढ़ता है जब उसमें कुछ लोग मारिफत के स्तर पर पहुंचकर नई धुनें भी बनाते हैं। समस्या तब होती है जब पूरा समाज सिर्फ पुरानी धुनों को ही दोहराता रह जाए और किसी भी नई धुन को बनाने की कोशिश को खतरा समझने लगे। और शायद हम यही कर रहे हैं। हम अपने बच्चों से कहते हैं, ज्यादा सोचो मत, जो टॉपर कर रहा है वही करो, रिस्क मत लो। हम उन्हें सुरक्षित जीवन देने के नाम पर उनके मारिफत के पंख काट देते। हम उन्हें शिक्षा और सूचना का फर्क नहीं समझाते। गूगल पर मिली हर जानकारी सूचना है, शिक्षा नहीं। शिक्षा उस सूचना को अपने विवेक से इस्तेमाल करने की क्षमता का नाम है। हमारी शिक्षा व्यवस्था डिग्रियां तो दे रही है, डिग्रियां तो बहुत दे रही हैं, लाखों इंजीनियर डॉक्टर हर साल निकल रहे हैं। लेकिन क्या वो उस मारिफत को जगा पा रही है जो एक व्यक्ति को भीड़ से अलग करके एक निर्माता बनाती है, जो गांधी को 38 नंबर लाने के बावजूद महात्मा बना देती है? शायद नहीं। हम उन्हें तरीकत तक तो ले आते हैं, पर मारिफत के दरवाजे पर लाकर कहते हैं कि अब एक सुरक्षित नौकरी खोज लो। और यहीं पर वो बीज जिसमें एक विशाल वृक्ष बनने की क्षमता थी, वो एक छोटे से गमले में कैद होकर रह जाता है। वो एक सुंदर बोनसाई बन सकता है, पर वो जंगल का विशाल पेड़ कभी नहीं बन पाता जिसकी छांव में हजारों को पनाह मिलती। डॉक्टर कलाम अपनी किताब एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। वो कहते हैं कि प्रकृति का नियम है कि हर कली खिलने के लिए ही बनी है। तो फिर सोचिए, अगर हर इंसान खिलने के लिए ही पैदा हुआ है, तो हमारी दुनिया में इतनी मुरझाई हुई कलियां क्यों हैं?